दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। थिएटर और सिनेमा की दुनिया से अनगिनत एक्टर्स ने अपनी कला, अपने फन, अपने परफॉर्मेंस की बदौलत दर्शकों का मनोरंजन किया और अपने लिए एक पहचान बनाई। लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा भी है जिसने बिना एक लफ्ज बोले पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इस कलाकार का नाम था सर चार्ल्स स्पेंसर, यानी हमारे प्यारे और चहीते चार्ली चैपलिन साहब। चार्ली की लाइफ खुद किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है, या सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। उन्होंने बचपन में गरीबी देखी, बुढ़ापे में देश निकाला, और यहां तक कि मरने के बाद भी दुनिया ने उन्हें चैन न लेने दिया। एक शेर याद आता है कि गम से घबरा के ये सोचा था कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहचान सरहदों, जबानों और वक्त की मोहताज नहीं होती। चार्ली चैपलिन एक ऐसा ही नाम है। आज जब हम उन्हें मुस्कुराते हुए चेहरे और अजीबो गरीब चाल वाले ट्रैम्प के रूप में जानते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे संघर्ष, आंसुओं और जीनियस की एक ऐसी दास्तान छुपी है जो किसी को भी हैरान कर सकती। चार्ली का जन्म 16 अप्रैल 1889 1889 को लंदन के एक बेहद गरीब इलाके में हुआ। उनके माता पिता दोनों ही म्यूजिक हॉल परफॉर्मर थे और इसलिए एक्टिंग चार्ली को खून में मिली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चार्ली जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने परिवार का साथ छोड़ दिया और शराब की लत में अपनी जान गंवा दी। उनकी मां लिली चैपलिन, जो एक सिंगर थी, उनकी आवाज अचानक एक शो के दौरान चली गई। चार्ली उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। इस 5 साल के नन्हे चार्ली ने उस दिन अपनी मां की जगह स्टेज को संभाला। उन्होंने अपनी मां की लड़खड़ाती आवाज की मिमिक्री की और अपनी मासूम कॉमेडी से पूरी ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर सिनेमा की परिभाषा, डेफिनेशन बदल कर रख दी। उनकी मां की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद चार्ली और उनके भाई सिडनी, इन दोनों को अनाथालयों में वक्त गुजारना पड़ा, जहां उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया। 1913 में चार्ली एक टूरिंग कंपनी के साथ अमेरिका पहुंचे। वहां किस्टोन स्टूडियो के मालिक मार्क सेनेट की नजर चार्ली पर पड़ी। शुरुआत में चार्ली कैमरे के सामने थोड़ा नर्वस महसूस हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल तैयार कर लिया। एक दिन ड्रेसिंग रूम में बैठे चार्ली ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा पहना जाए जो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हो, ऑपोजिट हो। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा बैग वाला ट्राउजर पहना, छोटे साइज का कोट पहना, बड़े साइज के जूते और सर पर एक डर्बी हैट लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी मूछें लगाई और हाथ में एक छड़ी पकड़ी, और यहीं पर दुनिया के सबसे महान कैरेक्टर द ट्रैम्प का जन्म हुआ। यह किरदार सिर्फ एक जोकर नहीं था। यह सिर्फ हंसाने की, यह बहुत मार्मिक, यह बड़ा इमोशनल कैरेक्टर था। आप ट्रैम्प की रेंज को देखिए। ट्रैम्प एक गरीब इंसान है जो बुरी हालत में भी अपनी गरीबी, अपनी भुखमरी, अपनी वर्स्ट कंडीशंस में, यूं कहा जाए, वर्स्ट कंडीशन में भी खुद को एक जेंटलमैन की तरह पेश करता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार है। फिर 1915 आते आते चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सितारे बन चुके थे।
उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस दौर में उन्हें करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। लेकिन चार्ली सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते थे, वो सिनेमा पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते थे। चार्ली ने 1919 में डगलस फेयरबैंक्स और मेरी पिकफोर्ड के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट नाम की एक कंपनी बनाई। अब चार्ली खुद अपनी फिल्मों के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और एडिटर थे। फिर उनकी फिल्में जैसे द किड 1921, द गोल्ड रश 1925, इन फिल्मों ने यह साबित किया कि वो सिर्फ हंसते नहीं हैं बल्कि इंसानी जज्बातों के साथ खेलना जानते हैं। फिल्म द गोल्ड रश के उस सीन को कौन भूल सकता है जिसमें उन्होंने गरीबी की वजह से अपने जूते पका कर खाए। यह उनकी लाइफ के असल संघर्षों की एक झलक थी। 1920 के आखिर में टॉकीज का दौर शुरू हुआ, बोलती फिल्में शुरू हुई और यहीं पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लगा कि चार्ली चैपलिन का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ली चैपलिन की ताकत साइलेंस थी, साइलेंट फिल्में। लेकिन चार्ली ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिटी लाइट 1931 में बनाई, जो एक साइलेंट फिल्म थी, लेकिन उसमें म्यूजिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के प्रीमियर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद आए और उन्होंने चार्ली के साथ बैठकर यह फिल्म देखी। और इस फिल्म को देखते हुए आइंस्टाइन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद चार्ली ने मॉडर्न टाइम्स 1936 में मॉडर्न टाइम्स के नाम से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में चार्ली ने दिखाया कि कैसे मशीनें इंसानों को गुलाम बना रही हैं। उनकी सबसे बड़ी और सबसे हिम्मत वाली, सबसे बोल्ड फिल्म थी द ग्रेट डिक्टेटर 1940। यह फिल्म अडोल्फ हिटलर पर एक सटायर थी। फिल्म के अंत में चार्ली ने 6 मिनट की एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अमन और इंसानियत की बात की। यह स्पीच आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल भाषणों में एक गिनी जाती है। जितनी बड़ी, कहते हैं कि जितनी बड़ी शोहरत उतने ही ज्यादा विवाद। 1940 और 50s के दशक में अमेरिका में चार्ली के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। उन पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगा और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी आलोचना हुई। 1952 में जब अपनी फिल्म लाइमलाइट के प्रीमियर के लिए लंदन जा रहे थे, तब उन्हें खबर मिली कि उनका अमेरिकन री एंट्री परमिट रद्द कर दिया गया। चार्ली ने बहुत दुखी होकर अमेरिका को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के वेवे में बस गए। उनके साथ उनकी पत्नी ऊना चैपलिन और उनके बच्चे थे। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल सुकून से गुजारे। फिर 20 साल बाद 1972 में वक्त ने करवट ली और अमेरिका ने अपनी गलती मानी। चार्ली चैपलिन को ऑनरेरी ऑस्कर देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया और जब 83 इयर्स के चार्ली स्टेज पर पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। स्टैंडिंग ओवेशन। 12 मिनट तक उस पूरे हॉल में तालियां बजती रही। ये लाइनें कहते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चार्ली की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बस सिर्फ इतना ही कहा, शब्द बहुत छोटे हैं, शुक्रिया। ये चार्ली के टैलेंट की सबसे बड़ी जीत थी। क्वीन एलिजाबेथ ने भी उन्हें नाइटहुड यानी सर की टाइटल से नवाजा। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें लगा कि अब वो चैन से सो पाएंगे, लेकिन सस्पेंस, क्रूएल्टी अभी बाकी थी। मार्च 1978 में 2 बेरोजगार मैकेनिक्स ने फिरौती यानी रैंसम की रकम वसूलने के लिए चार्ली की कब्र खोदकर चार्ली का कॉफिन चुरा लिया। करीब 11 हफ्तों तक यह मिस्ट्री बनी रही। पुलिस ने 600 से ज्यादा टेलीफोन बूथ्स पर नजर रखी और आखिरकार उन चोरों को पकड़ लिया।
चार्ली का कॉफिन एक मकई के खेत में दफन मिला। इसके बाद उन्हें दोबारा उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन इस बार चार्ली की कब्र 6 फुट के कंक्रीट से कवर कर दी गई, ताकि दोबारा फिर चार्ली के आराम में कोई खलल न पड़े। चार्ली चैपलिन का यह सफर हमें सिखाता है कि आर्ट की अपनी कोई भाषा नहीं होती। चार्ली ने गरीबी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, फिर दुनिया पर राज किया, बदनामी झेली और अंत में अमर हो गए। आज भी जब कोई बच्चा उनकी फिल्में देखकर मुस्कुराता है तो सर चार्ली चैपलिन की रूह कहीं ना कहीं जरूर मुस्कुराती होगी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसी उम्मीद थे जिसने दुनिया को सबसे मुश्किल वक्त में हंसना सिखाया। चार्ली चैपलिन ने हमें सिखाया कि हंसी के बिना बिताया गया एक दिन बर्बाद किया हुआ दिन। उन्होंने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को वो कीमती तोहफे दिए जिसे हम कॉमेडी कहते हैं। आज भी चाहे बॉलीवुड हो या कोई दूसरी फिल्म इंडस्ट्री, हर मेकर चार्ली चैपलिन के काम से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कहीं इंस्पायर होता है। सलाम है उस फनकार को जिसके बिना ये इंडस्ट्री अधूरी सी लगती है और जिसने बिना एक शब्द बोले इंसानियत और जिंदगी के बड़े बड़े सबक हम सबको सिखा। जय सिनेमा, जय चार्ली चैपलिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।